अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अफराद और आपके घर वाले बखैरियत होंगे। आज हम मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर साइंस चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 3 लेकर मौजूद हैं। इस लेक्चर से पहले हमने दोनों लेक्चर्स में जो चीज़ें डिस्कस की, पहले उनको एक मरतबा ओवरव्यू करते हैं और फिर इंशाअल्लाह हम आज के टॉपिक पर बात करेंगे। हमने पढ़ा था बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन को कहते हैं जो अनब्रेकेबल हो, जिसमें कोई कर्व न बनता हो। फिर हमने ये पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन में रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। फिर हमने साथ ही साथ बेटा हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के हवाले से कुछ चीज़ पढ़ी। फिर हमने पढ़ा बेटा एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप किस तरीके से फाइंड करते हैं, यानी ग्रेडियंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है, उसकी डायरेक्शन और स्टीपनेस क्या होती है। इसके बाद हमने डिस्कस करा, कंडीशंस पढ़ी थी बेटा हमने कि स्लोप्स की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर एक लाइन अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, लेफ़्ट साइड टू राइट हैंड साइड है, तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। एक लाइन लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव स्लोप। और हम अगर बात करें कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। वर्टिकल लाइन, कोई लाइन अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी। उस पर मैंने आप लोगों को इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी समझाया था, जिसमें हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े मेराज का जिक्र किया था। फिर हमने दो केसेस और पढ़े थे स्लोप के हवाले से कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों, 90 डिग्री का एंगल बनाती हों, तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होते हैं। मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों से तीन चीज़ों का जिक्र किया और मैंने ये कहा कि हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के हवाले से, हम पढ़ेंगे स्लोप्स के हवाले से और हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट्स के हवाले से। तो मैं इंटरसेप्ट्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर दे दूंगा, जो कि मैंने पिछली क्लास में शायद उसका जिक्र भी किया हो, लेकिन हम इस टॉपिक को एक्सरसाइज 2.5 में जाकर बहुत तफसील के साथ पढ़ेंगे, जहाँ पर बाकायदा तौर पर इंटरसेप्ट्स का टॉपिक है। अभी हम अगर बात करें एक्सरसाइज 2.1 की, तो बेटा पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.1 बेस करती है डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। किसके ऊपर बेस करती है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जहन में सवाल आएगा, अच्छा सर इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के सवाल सॉल्व करने के लिए आएंगे तो सारे डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड होंगे, और अगर सारे डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद सारे ही सवालात में सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है बेटा कि सारे सवालात में आपको 2 ही पॉइंट्स दिए जाएं। हो सकता है एक ट्राइंगल दी जाए जिसकी 3 साइड्स हों और आपको पता है हर साइड्स के 2 पॉइंट्स होते हैं। ऐसा हो सकता है एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल दिया जाए, या एक पैरेललोग्राम का जिक्र किया जाए जिसकी 4 साइड्स होती हैं, हर साइड की 2 पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी डायग्राम के ऊपर सवाल हो, वहाँ पर हमें काम डिस्टेंस के हवाले से ही करना है। हम इसी एक्सरसाइज के 2-3 लेक्चर्स के बाद जब आगे चल के पढ़ेंगे इसके डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स, तो वहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में सर्कल का जिक्र होगा। तो सर सर्कल की तो कोई साइड ही नहीं होती, तो बेटा वहाँ पर सर्कम सर्कल इन सर्कल के हवाले से बात की जा रही होगी, जहाँ पर ट्राइंगल उसके अंदर या उसके बाहर ट्राइंगल बनता होगा। तो हम ऐसे चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लेक्चर नंबर 1 के बिल्कुल लास्ट में एक ग्राफ बनाकर एक 2 पॉइंट्स कंसीडर किए थे और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना मैंने आप लोगों को सिखाया था। अच्छा, डिस्टेंस कैसे फाइंड किया था, हमारे पास फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये जो x1 और y1 होते हैं ये पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं या पहले पॉइंट की वैल्यूज़ होती हैं, x2 और y2 दूसरे कोऑर्डिनेट्स या दूसरे एंड पॉइंट की वैल्यूज़ होती हैं। हमने जो लास्ट टाइम सवाल किया था जिसका डिस्टेंस आया था 5 यूनिट्स, उसके 2 पॉइंट्स हमने लिए थे 2, 5, 6 एंड 8। हमने ये सवाल सॉल्व किया था, उसी को एक मरतबा रिपीट करते हैं। अब मैं वैल्यूज़ वही नहीं ले रहा, आपकी किताब का पहला सवाल है, उसका पहला ही पार्ट है गालिबन, जो कि मुझे ज़बानी तौर पर याद है क्योंकि किताब मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने जो मुझे 2 सवाल ज़बानी याद थे मैंने वो यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए। इंशाल्लाह इन्हीं के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। आपसे कह रहे हैं कि बेटा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या फाइंड करके दिखाएं बेटा, डिस्टेंस फाइंड करके दिखाएं। और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है मेरे पहले लेक्चर की तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस फाइंड करने में कौन सी बड़ी बात है। हम ये जानते हैं कि जो 2 गिवन पॉइंट्स हैं, एक का नाम होता है x1 y1 -3 और -1, एक का नाम होता है x2 y2 यानी 9 और 4। अगर मैं आपसे पूछूं x1 की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे सर -3। मैं कहूँ x2 की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे सर 9। मैं कहूँ y1 की वैल्यू कितनी है -1, y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, कितनी वैल्यू है
शाबाश, वैल्यू कितनी बेटा इसकी 4। इसका मतलब आप लोगों को ये मेरी बात यहाँ तक की आसानी से समझ में आ गई है। और फिर हमारे पास एक अदद फॉर्मूला है डिस्टेंस का, और वो फॉर्मूला क्या है भाई, आसानी से अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर अगर गलती से कभी हमने एग्जाम में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दिया, यानी सर ये x1 पहले लिख दिया और x2 बाद में लिख दिया, तो बेटा तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये हमेशा हमेशा नहीं होता। इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह है बेटा इसके ऊपर पहली चीज़ होल स्क्वायर है, ठीक है। दूसरी चीज़ बीच में दोनों स्क्वायर्स के बीच में क्या सिंबल है, प्लस का। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू है 3 माइनस फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 2, ठीक है ना। हमारे पास है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आप ये जानते हैं कितना हो जाएगा बेटा, 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9। अगर मैं इसको शफल कर दूं, 2 यहाँ ले जाऊं 5 यहाँ ले जाऊं, तो ये हो जाएगा भाई 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9। इसका मतलब इसके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी वजह यह है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करें या छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर लें, अगर उसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो नंबर नेगेटिव हो या नंबर पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है बेटा, पॉजिटिव आता है। अब ये स्क्वायर का आंसर कैसे पॉजिटिव आता है, कोई ऐसी हरगिज़ भी मुझे तवक्का नहीं है कि आप में से कोई बचकाना सवाल पूछेगा, लेकिन बहरहाल पूछने को तो भाई कुछ भी पूछ सकते हैं। आप बोलेंगे सर माई लाइफ माई रूल, सर मेरी मर्जी, मेरा दिल चाह रहा है मैं पूछ रहा हूँ, तो ज़रा गौर से देख लेते हैं भाई। अगर हमारे पास -3 का स्क्वायर है तो मजाक कर रहा हूँ भाई, खैर बहरहाल ये हो जाएगा बेटा -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज 9। 3 3s are 9 एंड माइनस प्लस का 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये बातें पहले से मालूम है। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स में आकर ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बात बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है बेटा कि अगर गलती से किसी ने डिस्टेंस में या स्लोप में ऐसा कुछ काम कर दिया कि x1 पहले लिख दिया, x2 बाद में लिख दिया, y1 पहले लिख दिया, y2 बाद में लिख दिया, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिलखुसूस डिस्टेंस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्लोप में हो सकता है साइन नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाए, तो हम बहुत एहतियात करेंगे, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे भाई। तो हमारे पास x1 की वैल्यू है -3, x2 की वैल्यू है 9, y1 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास है 4। उठा के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x2 माइनस x1 का मतलब होता है 9 माइनस 3। अब अगर हम गौर से देखें भाई, ध्यान से सुनिएगा बेटा मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। अगर हम देखें बहुत ध्यान के साथ, तो यहाँ पर एक साइन है माइनस का, तो पहले मैं इसको ना यहाँ रफ में सॉल्व करता हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x2 फिर फॉर्मूले का माइनस और फिर ये वाला माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये होल स्क्वायर। तो आप ये कहेंगे सर अगले स्टेप में हो जाएगा ये 9 + 3 का होल स्क्वायर दैट इज 12 का होल स्क्वायर। तो ये इतने सारे स्टेप करने की क्या ज़रूरत है यार, आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं, इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब इतना आप लोगों को मैथ्स आना चाहिए कि आप डायरेक्टली कर लें कि भाई 9, एक माइनस ये वाला, एक माइनस ये वाला, एक माइनस यूँ लगाते हैं, एक माइनस यूँ लगाते हैं। जब भी कभी 2 माइनस होते हैं तो बेटा एक माइनस यूँ लगाया जाता है, एक माइनस यूँ, एक माइनस यूँ, एक माइनस यूँ, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 9 + 3 का होल स्क्वायर। तो वही हम काम यहाँ पर कर रहे हैं कि बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, सॉरी ब्रैकेट तो मैंने पहले ही बना दिए हैं, ये हो जाएगा बेटा 9 + 3 का होल स्क्वायर, और फिर ये कितना हो जाएगा 4 -1 या +1, और से देखें -1 होगा कि +1 होगा, +1 होगा बेटा। देखो ये हो जाएगा 4, ये वाला फॉर्मूले का माइनस लिखा और एक ये वाला माइनस यूँ लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा +1। आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं 9 + 3 कितना होता है बेटा 12, 4 + 1 कितना होता है बेटा 5, और हम सब जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 12 are 144, 5 का स्क्वायर 5 5s are 25, और अगर हम 144 में 25 को प्लस कर देंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाता है 169, और आप सब ये जानते हैं कि 169 का अंडर रूट क्या होता है बेटा 13, ठीक है। 13 का अगर हम स्क्वायर फाइंड करें तो 13 × 13 हो जाता है 169, और अगर 169 का हम अंडर रूट फाइंड करें
तो ये हो जाएगा बेटा 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, यानी 13 के स्क्वायर का अंडर रूट, और ये कैंसिल होकर क्या बचा 13। तो आपको इतनी सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ज़बानी चीज़ें याद होनी चाहिए हैं। बहरहाल हम कुछ छोटे छोटे से अंडर रूट्स ज़बानी तौर पर हम देखते हैं भाई। अगर मैं बात करूं अंडर रूट 4 की, तो आप जानते हैं भाई ये होता है 2, अंडर रूट 9 3, अंडर रूट 16 4, 25 5, 36 6, 49 7, 64 8, 81 9, 100 10, 121 11, ठीक है भाई, 144 12, 169 जाकर कितना आता है भाई 13, जो कि हमारे सवाल का हिस्सा भी है, लेकिन अभी हम मज़ीद आगे चल लेते हैं भाई। 196 14, 225 15, 256 16, आई थिंक सो 289 17, 324 शायद होता है 18, और 361 शायद होता है 19, और 400 होता है 20। तो भाई ये वाले 2-3 के ऊपर ज़रा सा आप कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, हो सकता है मैंने एक आध नंबर आगे पीछे कर दिया हो, जब तक जहाँ तक मुझे याद है ये हमारे होते हैं। सर अब हमें इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं सर, हमारे पास कैलकुलेटर होता है, हम कैलकुलेटर से काम कर लेंगे? नहीं बेटा, मेरी क्लास में कोशिश ये करेंगे तमाम स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं जो मैट्रिक फर्स्ट से मुझसे पढ़ चुके हैं वो तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो मुझसे पहली मरतबा मैथ्स पढ़ रहे हैं उनके इल्म में भी ये चीज़ आ जाए कि बेटा मेरी क्लास में कैलकुलेटर का इस्तेमाल अलाउ नहीं है, आप लोग कैलकुलेटर हरगिज़ भी कोशिश करेंगे कि इस्तेमाल ना हो। उसकी वजह सिर्फ ये है कि बेटा कैलकुलेटर हम जैसे इंसानों ने किसी ने बनाया है, और हम कैलकुलेटर के मातहत नहीं होने चाहिए, कैलकुलेटर हमारा मातहत होना चाहिए। कैलकुलेटर अगर को हम अपनी फिंगर टिप्स पर रखें, कैलकुलेटर को सॉल्व करें तो आसानी से काम हो जाना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटर का आदी मत बनाएं बेटा। अपने आप को जितना आदी आप लोग कैलकुलेटर का बनाएंगे, आपका दिमाग उतना कमज़ोर होता रहेगा कैलकुलेशन के अंदर, तो आपके दिमाग के अंदर कैलकुलेटर चलना चाहिए। खैर बहरहाल अभी तो हमारा ताल्लुक 169 से था, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया भाई 169 आ गया है। तो हम ये जानते हैं कि 169 का क्या हो जाएगा बेटा, ये 13 हो जाएगा। और आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था आंसर में क्या लिखेंगे हम, यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर और मीटर वगैरह में हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहे। जब हमें यूनिट नहीं मालूम होता तो हम जनरली क्या लिख देते हैं, यूनिट्स। सर आपने पूरा सवाल करवा दिया, ये क्या चीज़ है? ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कोशिश की है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको पूरा ग्राफ ड्रॉ करवाया था। आपको किसी भी सवाल के अंदर का ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ना ही सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशंस में, ना ही एमकेट ईकेट की जब तैयारी करेंगे, ना ही उसके लिए यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो वहाँ ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। तो बहरहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सा बताता रहता हूँ कि आप लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। हमारे पास पहला पॉइंट था -3 और -1, इसका मतलब x का -3 और y का -1, ये पॉइंट x का 9 y का 4। बेटा ये रहा x का 9 और ये रहा y का 4, तो ये पॉइंट है 9 4, और ये पॉइंट कितना है भाई -3 और -1। तो डायग्राम बनाने के कोई मार्क्स नहीं है, आप एग्जाम में हरगिज़ बनाइएगा नहीं, बिला वजह टाइम वेस्ट होगा। तो ये तो हो गया हमारा ये मामला कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 के बिल्कुल लास्ट में एक काम किया था, एक सवाल जिसमें हमने पॉइंट्स लिए थे 2 5 6 8, वहाँ पर भी हमने यही काम किया था। अभी जो हमने काम किया यहाँ पर पॉइंट डिफरेंट है, हमने काम यही किया है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें डिस्टेंस दिया हुआ हो, डिस्टेंस फाइंड आउट ना करना हो, डिस्टेंस दिया हुआ हो और हमें किसी वेरिएबल की या किसी पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे? ज़रा गौर से देखें, हमारे पास सवाल के अंदर कुल मिला के 5 चीज़ें हैं। x1 पहली चीज़, x2 दूसरी, x3 तीसरी, x4 चौथी, और 5वीं चीज़ है डिस्टेंस। इन 5 में से 4 वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, 5वीं वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है ना भाई? तो अगर हम गौर से देखें हमारा ये वाला सवाल, तो सवाल में क्या है, फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 4 यूनिट। अभी हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, अभी हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, और हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करके क्या देखा है बेटा, कि अगर हमारे पास 2 अदद पॉइंट्स मौजूद होते थे तो हम 2 अदद पॉइंट्स में किस तरीके से काम करते थे। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स मौजूद हों तो हम किस तरीके से काम करेंगे। अगर हमारे पास क्या हो बेटा, 2 अदद पॉइंट्स हों तो हम किस तरीके से काम करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा।
अच्छा बेटा, ये ज़रा मेरा माइक को पाँव लग गया है जिसकी वजह से हमारा मोबाइल हिल गया था, ज़रा गौर से देखिएगा, हम दोबारा बोर्ड की जानिब आ गए। अच्छा भाई, हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर दो पॉइंट्स पूरे एग्जैक्टली गिवन ना हो, डिस्टेंस दे दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड किया था 13 यूनिट्स, तो यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है बेटा, 4 यूनिट्स। x1 y1 x2 y2 में जो x1 की वैल्यू है वो x है, आप इस x की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। तो आपने लिखा भाई बिल्कुल इसी तरीके से कि लेट द गिवन पॉइंट्स आर x1 y1 इज x and 1, x2 y2 इज 2 and 3। जो मुझे फाइंड आउट करना है मैं उसके कलर को ब्लैक कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये हमें फाइंड करना है। और हमारे पास डिस्टेंस पहले से दिया हुआ है, कितना है भाई हमारे पास डिस्टेंस, 4 यूनिट्स। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमने अभी फॉर्मूले में यहाँ पर देखा है, होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का क्या होता है बेटा, होल स्क्वायर। सबसे पहले तो d की वैल्यू देखेंगे, 4 है, ये उठाकर हम इसकी जगह पर 4 लिख देंगे भाई। x2 की जगह पर 2 और x1 की जगह पर x, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया x। फिर है y2 माइनस y1, क्या है बेटा हमारे पास, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1, तो ये हो गया बेटा 3 माइनस 1। अगर हम x माइनस 2 या 2 माइनस x की बात करें तो ज़रा गौर से देखिएगा बेटा क्या हो रहा है। दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती, और अगर नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे भाई, ज़रा गौर से देखते हैं। ये लिखा हुआ है बेटा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है x, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू बेटा यहाँ पर 2 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, x है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को लें तो हमारे पास एक अदद फॉर्मूला बन रहा है जो कि हो जाएगा 4 माइनस 2 2 जार 4, 4x एंड प्लस का x स्क्वायर। तो अगर हम चाहें, क्लास सेकेंड ईयर में आ गए हैं और अगर हम ये चाहें कि सर हम ये वाले सारे स्टेप्स नहीं करना चाहते, डायरेक्टली सॉल्व करवा दें, तो बेटा डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप स्टेप्स देखना चाहते हैं तो बेटा मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं, मैं अभी फ़िलहाल मिटा नहीं रहा ताकि आप लोग इसके ऊपर काम आसानी से कर लें। गौर से देखिएगा भाई, 4 की जगह पर बेटा मेरे पास 4 ही रहेगा। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2ab का मतलब 4x, प्लस b स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, और प्लस ये वाले ब्रैकेट में 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 की जगह पर बेटा 4 ही लिखेंगे, ये हो जाएगा, अरेंज कर लेते हैं, पहले x स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस 4x, फिर आएगा प्लस 4, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है ना, ये वाला 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 4। अब जहन में सवाल ये आता है, सर भाई एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पर ले गए, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव ये नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा। तो बेटा अगर हम साइड चेंज करवाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होता। अब ये 4 प्लस 4 कितना हो जाता है बेटा, 8। तो आप गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई 4 बराबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 8 के। अब हम मज़ीद इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती बेटा, लेकिन हमें अंडर रूट ख़त्म करके इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमें क्लास 4-5 से सिखाया जाता है, हम करते हैं बेटा टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करते हैं बेटा, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे बेटा, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे दोनों साइड्स का, तो हमारे पास x की वैल्यू पर से रूट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। और जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 का होल स्क्वायर। सही है ना भाई, यहाँ तक की बात हो गई। 4 का स्क्वायर आप तमाम जानते हैं कितना हो जाएगा बेटा, 16। ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8, और ये वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया।
ये प्लस का 16 अगर हम वहाँ पर ले जाएं तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 16, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, और ये प्लस का 16 वहाँ पर जाकर क्या हो गया बेटा मेरे पास माइनस का 16। तो हम इसे मज़ीद सॉल्व अगर करें तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 और माइनस 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको गौर से देखें तो बेटा ये हमारे पास बन गई है एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या बन गई है बेटा, एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं, मैट्रिक में पढ़कर आए हैं कि जब भी कभी हमारे पास कोई एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो हमारे पास उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम इसे मिडिल टर्म ब्रेक करें, या तो हम इसे क्या करें बेटा, मिडिल टर्म ब्रेक करें। और अगर हम इसे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते हैं या इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे क्या, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो बेटा ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो हम इसे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से। मैं लिखूंगा यहाँ पर बेटा कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। पहली वैल्यू a होती है, दूसरी वैल्यू b होती है, तीसरी वैल्यू c होती है। a की वैल्यू कुछ नहीं है यानी 1 है, b की वैल्यू है बेटा -4 और c की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास माइनस का 8 यहाँ पर मौजूद है। और हम ये जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम यही करेंगे बेटा, इसमें x की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा भाई x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 और a। तो हम ये जानते हैं -b का मतलब माइनस की जगह माइनस लिख दिया, b की जगह पर क्या आएगा बेटा, b की जगह पर आएगा -4, फिर है a और c, a की जगह पर 1, c की जगह पर -8, 1 और -8 और a की जगह पर हमारे पास यहाँ क्या आ गया बेटा, हमारे पास वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास काम करने का तरीक़ेकार अगर हम ज़रा देखें तो देखिएगा बेटे किस तरीके से हमारा मामला हल हो सकता है। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम इसको मज़ीद फर्दर यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा बेटा माइनस और माइनस प्लस, यानी x बराबर हो जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 16 प्लस 8 4 द 32 डिवाइडेड बाय 2 1s are 2। मज़ीद अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 2। अब हम पहले 48 का रफ वर्क देखते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। हम इसका ज़रा रफ वर्क देख रहे हैं और मैं करने के बाद मिटा दूंगा। 48 का जब हम LCM लेते हैं तो ये बन जाता है बेटा 4 4 3, और जब 4 4 द 16 16 3 द 48, जब हम इसका पेयर बना लेंगे तो जो नंबर्स रिपीट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ये रह जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट 48 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा 4√3। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, हमें ये वाले स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। गौर से देख लें, अभी मैं मिटाने से पहले फिर कह रहा हूँ एक मरतबा अपने पास नोट डाउन कर लें कहीं रफ में कि अगर 48 65 एक्सेट्रा कोई भी नंबर आ जाता है तो हमें पूरा रूट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बचाएं कैलकुलेटर का, मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में भी अलाउ नहीं करना भाई, एग्जाम में अलाउ कर सकते हैं और एग्जाम में आप टाइम बचाएं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए कि आपको 48 बगैर कैलकुलेटर के पता होना चाहिए कि 4√3 होता है। और अगर अब तक नहीं पता था तो आज मैंने बता दिया भाई। अब ज़रा गौर से देखें इसके आगे का काम क्या हो रहा है। x हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं अपॉन के ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को देखूं, अगर मैं अपॉन के ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को देखूं तो दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है। दोनों में से 4 क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। तो या तो 4 को कॉमन ले लें, या तो थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि भाई अपॉन में हमें 2 चाहिए, हम 4 क्यों कॉमन लें।
तो हम करेंगे ये बेटा, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। आप 4 कॉमन ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 to the 4 प्लस माइनस 2 to the 4 √3 की जगह पर 3 और बाहर ही आ गया हमारे पास 2। ऊपर वाले जो बाहर 2 है, नीचे वाला 2 है, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास x के 2 आंसर आ जाएंगे बेटा। एक आएगा 2 प्लस 2√3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर है 2, कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा 1 प्लस √3। अब अपनी किताब में देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है। एक आंसर तो हमारे पास x का ही आ गया बेटा, ठीक है। 2 वैल्यूज आएंगी x की क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दूसरा x हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एक मरतबा प्लस के साथ लिखा है तो दूसरी मरतबा किसके साथ लिखेंगे बेटा हम, माइनस के साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x बराबर होगा 2 माइनस 2√3, या अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ 2 को तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस √3। ठीक है भाई, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती जिसको हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते थे, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती बेटा जिसे हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते थे, तो आप यकीनी तौर पर उसे मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते, फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है भाई, तो मैं समझता हूँ कि इस सवाल को इतना डिटेल में जाकर करवाने के बाद आप में से किसी भी स्टूडेंट को अब शायद किसी भी टॉपिक के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रही स्ट्रेट लाइन के हवाले से। फिर भी बहरहाल आप लोग क्लास में होते हैं तो मैं आप लोगों से पूछ रहा होता हूँ कि बेटा किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई अर्चना, कोई अपलुप्ति, कोई गंभीरता, भाई कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। देखिए मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि याद आ गया ना हमारी क्लास का माहौल। तो भाई अगर कोई दुविधा, कोई अर्चना, कोई अपलुप्ति नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने निश्चिंत रूप से, कौन से रूप से, निश्चिंत रूप से, यानी कि बहुत आसानी के साथ हमने अपने इस पूरे टॉपिक को सम अप कर लिया। तो बेटा ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का पहला लेक्चर, लेकिन हमारे चैप्टर के एतबार से तीसरा लेक्चर है। हमने 2.1 स्टार्ट किए, तो अब गौर से देख लीजिएगा कि अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो आपने काम क्या करना है घर से। इस क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं शायद, या 4 पार्ट हैं। एक पार्ट मैंने करवा दिया, जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने करने। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं 4 या 6 वो आपने सॉल्व करने। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स में से एक ही पार्ट ऐसा है जिसकी इक्वेशन ऐसी बनती है जिसको हमें मिडिल टर्म ब्रेक करने के बजाय हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और रूट में आंसर आता है। अच्छा सर, अगर हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग याद ही ना हो, आती ना हो, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमेशा इस तरीके से अंडर रूट में आंसर नहीं आएगा। जैसे इसका आंसर अंडर रूट की फॉर्म में आया है, तो अगर सिंपल आंसर आ रहा है तो सिंपल आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने करना है क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स करने, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करने, और आपने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स और हैं बेटा वो घर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि इंशाल्लाह जब हम अगले लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ मौजूद हों तो हम इसी एक्सरसाइज को आगे लेकर चलें। ये हो गए हमारे आज 3 लेक्चर्स कंप्लीट, और हमने 2.1 का आगाज़ कर दिया है। करीबन 3 या 4 लेक्चर्स हम और अगर इसमें इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। किसी के जहन में सवाल आता है सर अच्छा मतलब 6-6 8-8 लेक्चर्स जाकर हमारी पूरी एक्सरसाइज होगी, तो किसी किसी एक्सरसाइज में 10 लेक्चर्स भी लग सकते हैं, कोई एक्सरसाइज 2-3 लेक्चर्स में भी ख़त्म हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि उसमें कितने सवालात हैं और उन सवालात में कितनी तरीके की चीज़ें आपको बताई और पढ़ाई जा रही हैं। तो अगर बेटा यहाँ तक की बात, प्रीवियस दोनों लेक्चर्स और आज के लेक्चर की यहाँ तक की बात अगर आप लोगों को सबको समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड। नहीं समझ में आई है तो बेटा मैं हरगिज़ भी नहीं पढ़ाऊँगा, जाएँ मेरे पुराने लेक्चर्स खोलें और जाकर सुने। अबे फारिग थोड़ी हूँ, तुम लोगों को पढ़ाता रहूँगा। खैर मजाक कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे भाई व्हाट्सएप के ग्रुप में टेक्स्ट करके बता सकते हैं, मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, एक मरतबा दोबारा से बता दें, तो मैं कोशिश करूँगा उसको कोई छोटा सा क्लिप बनाकर, कोई शॉर्ट क्लिप बनाकर आप लोगों के लिए आसानी कर दूँ। वैसे मुझे पूरा 100% यकीन है कि इन टॉपिक्स में आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो बेटा कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ क्लास में, मैथमेटिक्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना परफेक्ट होते जाएंगे। आपने कोटेशन सुन रखी है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी डेली लाइफ रूटीन हो, अगर आप किसी भी एतबार से प्रैक्टिस करते हैं तो यकीनी तौर पर आप उस काम में एक दिन माहिर हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप लोगों को चीज़ें याद भी रहें, जहन में भी रहें, आप भूलें नहीं, और आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ बेटे, मुझसे सवालात कर सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी जान नहीं खाई। अपना
अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा। मुझे मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।